हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय देखेंगे और आज हम देखेंगे आपका वर्ष 2019 की परीक्षा का हल प्रश्न पत्र। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम देखेंगे आपके वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्तरीय प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर मेरा मेन मोटिव आपको ये सारे क्वेश्चन आपके साथ हल करने का मेरा मेन मोटिव यही है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझिए कि किस तरह के चैप्टर वाइज किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो एक बार जब हम लोग सीरीज पढ़ेंगे तो हमें ये लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन 2018 में, 2017 में, 2019 में पूछा हुआ है। तो उसी हिसाब से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ 1773 में, 1784 में, 1763 में और 1813 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। क्लियर? यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, तुजुके बाबरी की भाषा है उर्दू, हिंदी, फारसी, तुर्की। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका तुजुके बाबरी की जो भाषा थी वो थी तुर्की। क्लियर? अब यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। चित्रकला, इसके पहले भी क्वेश्चन ये वाला हम लोगों ने देखा है कि चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि बाबर के शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में कि औरंगजेब के शासनकाल में। दोस्तों, यहाँ पर जो चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ वो आपका हुआ जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर का एक स्टेटमेंट भी था कि मुझे मैं चित्र को देख के बता सकता हूं कि नाक किसके द्वारा बनाई गई है, आंख किसके द्वारा बनाई गई है। तो वो इसका एक स्टेटमेंट था। तो इससे ये लगता है कि वो चित्रकला प्रेमी था, उसको चित्रकारिता में रुचि थी, वो चित्रकला को बहुत ही बारीकी से समझता था। तो यहाँ पर आपको, मुझे लगता है ये क्वेश्चन अब नहीं भूलेगा कि जो भी मुगल बादशाह थे उसमें जहांगीर सबसे ज्यादा चित्रकला प्रेमी था। क्लियर? तो यहाँ पे आपका आंसर 7 सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वारेन हेस्टिंग ने और सर जॉन शोर ने। तो दोस्तों, यहाँ पर चौथे का आपका आंसर जो सही होगा वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में इसके विषय में। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ थे टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान खाना और तानसेन। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपने देखा 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था संगीतज्ञ तानसेन के विषय में, और इसमें भी पूछा गया। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन हल प्रश्न पत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे लिए, कि वही क्वेश्चन एक साल बाद फिर से रिपीट करता है। तो इसलिए हमें हर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया अकबर, बाबर, हुमायूं और औरंगजेब। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अकबर। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1760 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1762 ईस्वी में और 1765 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नकदी फसल है गन्ना, गेहूं, चाय, दालें। तो दोस्तों, यहाँ पर नकदी फसल की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा, नकदी फसल में आपका क्या आता है? गन्ना आता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो, नौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है महाराष्ट्र, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो दोस्तों, 9 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा, नौरा आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्लियर? परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये। क्वेश्चन नंबर 10, धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं लोहा, तांबा, सोना, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ पर धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आने वाले सभी, इसमें सभी पदार्थ आएंगे, उपर्युक्त सभी आपका ये आंसर सही होगा। यहाँ पर देखिए धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं लोहा, तांबा, सोना, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा द उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, संचार का साधन नहीं है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, हेलीकॉप्टर, इंटरनेट और ईमेल। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, हेलीकॉप्टर। आपको पता है संचार का साधन हेलीकॉप्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है वो दूर संचार की बात हो रही है। तो यहाँ पे ईमेल भी
संचार का साधन है, इंटरनेट भी है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी है। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में और ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों यहां पर जो सही आंसर आपका होगा, विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो दोस्तों यहां पर देखिए ये आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लगभग 17, 18 और 19 तीनों में इससे संबंधित क्वेश्चन आया ही है कि कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, किस क्षेत्र में मनोनीत करता है, ये भी हम लोगों ने देखा 2018 वाले हल प्रश्न पत्र में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि कौन से चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। क्लियर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन देखिए हम लोगों ने 2017 में हल प्रश्न पत्र में देखा था। तो जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो आपका होता है उपराष्ट्रपति। क्लियर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में शासन का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत में शासन का प्रमुख अगर हम बात करें तो वो आपका होता है प्रधानमंत्री। प्रथम नागरिक की अगर हम बात करेंगे तो वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो शासन का कार्यभार जो प्रमुख होता है वो आपका हो जाता है प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री के ही देखेंगे आपके प्रधानमंत्री कार्यवाहक है। आप खुद ही देख लीजिए, अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकली देखना हो तो आपके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के ही नाम पर ही आपका शासन चलता है पूरे देश का। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे देखिए खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं खानवा का युद्ध। इसको हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा बाबर के विषय में। तो बाबर का, जिसमें हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा है कि बाबर आया, खाना खाया, पानी पिया, चांद देखा, ये सारी चीजें। तो मुझे लगता है कि ये इससे आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से 1526, 1527, 1528, 1529 ये 4 जो वर्ष थे इसके लिए कितने महत्वपूर्ण थे, और 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है बाबर की। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में बड़ी धूमधाम से शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि 1857 ईस्वी की क्रांति किस मुगल शासक के समय में हुई थी। तो बहादुर शाह जफर के समय में, जो अंतिम शासक मुगल शासक था, तो इसी के समय में ये 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी। और ये कहाँ से इसका नेतृत्व कर रहा था, दिल्ली से कर रहा था। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के कोई 2 कारण बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने जब डिटेल स्टडी हम लोगों ने की थी तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच, इन सब के विषय में डिटेल से देखा था और किस तरह से उनका आपसी संघर्ष होता है। तो यहाँ पर फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य जो संघर्ष हुए थे उसके 2 प्रमुख कारण के विषय में लिखना है। तो यहाँ पर आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार कर पूंजी एकत्र कर मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करना था। यद्यपि भारत में सबसे बाद फ्रांसीसी आए थे, किंतु यहाँ के राजनीतिक षड्यंत्रों में उन्होंने सर्वप्रथम भाग लिया था। फ्रांसीसियों ने सूरत एवं मुसलीपट्टम में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने तो भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहा। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों में और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डुप्ले के मध्य और क्लाइव, ये सब जो मेन सेनापति यहाँ पे हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मेन नायक हम कह सकते हैं, कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं अपने अपने सेनाओं का नेतृत्व करने में। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से फ्रांसीसियों के मध्य कौन कौन से कारण थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की। तो रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखें तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो एम.एस. स्वामीनाथन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, स्थल मार्ग के किन्हीं 2 साधनों के नाम बताइए, रेल और बस। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, सौर ऊर्जा से आपका क्या अभिप्राय है। सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, जो एक संपूर्ण, प्रचुर और कभी ना समाप्त होने वाला स्रोत है।
इसका प्रयोग विशेषकर गाँव में खाना पकाने, पानी गर्म करने और फसलों के सुखाने आदि में किया जाता है। तो सौर ऊर्जा की बात हो रही है कि किस तरह से सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, मजबूती के आधार पर लौह धातु के कितने प्रकार होते हैं? तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिंडेराइट के रूप में जो लोहा होता है वो पाया जाता है। तो ये लौह धातु के प्रकार है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिंडेराइट। क्लियर। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पर। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें तो व्यापार के द्वारा वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है? तो ये निर्यात कहलाता है। क्लियर। यानी कि जो भी चीजें हम दूसरे देश में बेच रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वहां पे निर्यात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखें तो समवर्ती सूची के विषयों में कौन सी सरकार कानून बना सकती है? तो केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार कानून बनाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोग जब सूची की बात कर रहे थे तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें संघ सूची में संघ सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन जो समवर्ती सूची होती है उसमें दोनों सरकार कानून बना सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर किसी तरह का मतभेद होता है तो वहाँ पे संघ सूची को ही ज़्यादा मान्यता दी जाती है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लिखिए और इनके 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुनकर आते हैं। इस प्रकार राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है, इसे उच्च सदन कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है कि जो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि जो राज्यसभा होती है उसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। इसमें इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद यानी कि 2 साल के बाद इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनके इस जगह पे नए सदस्य चुने जाते हैं और ये कभी भंग नहीं होती है। जैसा कि आपने सुना होगा कि जो लोकसभा होती है वो भंग होती है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती है, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है या इसका जो यहाँ पे हम कह सकते हैं सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। क्लियर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? तो दोस्तों संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसकी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी सामाजिक अध्ययन या हिंदी विषय की इस चैनल के माध्यम से। तो आप डिटेल में पहले स्टडी करिए, आपके पास पर्याप्त समय है दोस्तों। तो सबसे पहले आप डिटेल स्टडी पर ही फोकस करिए। ये तो मेरा मेन मकसद, चूंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो मेरा मेन मोटिव यही है कि आप पहले क्वेश्चन पैटर्न को जानें, उसके बाद हम लोग सीरीज पढ़ेंगे। क्लियर। यहाँ पर देखिए भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 8 दिसंबर 1951 में प्रारंभ हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो ये दोस्तों आपका 2019 का हल प्रश्न पत्र यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग सीरीज शुरू करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं और अच्छा भी लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।